ये लड़ाई इतनी सख्त थी कि आहिस्ता आहिस्ता हजारों मुसलमान शहीद होने लगे। और यहां पर महमद और मुसलमानों को समझ आई कि आखिर इस शहर को पिछले 800 साल में क्यों फतह नहीं किया जा सका। और इस तरह कुछ ही देर में कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवारों के सामने हजारों मुसलमान शहीद हो गए। लेकिन महमद की यह फौज इतनी खतरनाक थी कि उस वक्त शहर के अंदर से एक रोमन फौजी कहता है कि हम जब भी किसी उस्मानी फौजी को अपने तीरों से मारते थे, 2 और फौजी उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए वापस मैदान में आते थे। और जब हम उन्हें भी मार देते थे, उनके पीछे भी और उस्मानी फौज आती थी। ये रोमन फौजी लिखता है कि उस्मानिया की फौज अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती थी, लेकिन उन्हें यह बात कबूल नहीं थी कि वो अपने भाई को इसी तरह मैदान में छोड़ दें। लेकिन इस सब के बाद भी महमद की दूसरी स्ट्रेटेजी बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन महमद को अच्छी तरह पता था कि उसे बहुत जल्द कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर उसने ये शहर जल्द फतह नहीं किया तो पोप की आर्मी यूरोप से पहुंचकर मुसलमानों पर हमला कर देगी और महमद का ख्वाब भी बिल्कुल अपने बाप की तरह टूट जाएगा। तो अब 2 फेल्ड स्ट्रेटजीज के बाद महमद ने अपनी तीसरी स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। जब समंदर और जमीन दोनों से यह शहर फतह नहीं हुआ तो महमद ने एक नया प्लान बनाया कि अब वो जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से इस शहर को फतह करेगा। इसीलिए महमद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जमीन के नीचे से टनल्स बनाना शुरू कर। ऐसे टनल्स जो जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों के नीचे से सीधा शहर के अंदर पहुंच जाए और हमारी फौज इन टनल्स के अंदर से अचानक शहर के अंदर पहुंच जाए, जिसके बाद इन टनल्स पर काम शुरू हुआ। यह स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त थी कि मुसलमान वाकई में जमीन के अंदर से कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी लंबी दीवारों को क्रॉस करते हुए शहर के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही महमद का यह तीसरा प्लान कंप्लीट होने वाला था, किसी तरह इन टनल्स की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह तक पहुंची और बादशाह ने हुक्म दिया कि इससे पहले कि मुसलमान इन टनल से हम पर हमला करें, इन सारे टनल्स के अंदर तेल डालकर आग लगा दी जाए। रोमन्स की फौज किसी तरह जमीन खोदकर इन टनल्स तक पहुंची, जहां अब भी बहुत सारे उस्मानिया सोल्जर्स थे और रोमन्स ने इन सब को आग लगा दी। महमद के इन टनल्स में सारे सोल्जर्स जलकर राख हो गए और इस तरह महमद की ये तीसरी स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल हो गई। अब महमद फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसका सब्र खत्म होने वाला था। लेकिन महमद के पास अब भी एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो इससे पहले दुनिया में किसी ने भी यूज नहीं की थी। महमद की चौथी और आखिरी स्ट्रेटजी उस जमाने की दुनिया की सबसे बड़ी तोप, द ग्रेट बसिलिका। Big cannon. Really big cannon. महमद ने बसिलिका को आगे लाने का हुक्म दिया। 60 बुल्स इस तोप को खींचते हुए आगे आए और सिर्फ बुल्स नहीं बल्कि इन बुल्स के साथ साथ 400 लोग इस तोप को खींच रहे थे। और जैसे ही बसिलिका आखिर अपनी जगह पर पहुंच गई तो क्या होना था, सुल्तान महमद ने हुक्म दिया। बसिलिका का सिर्फ एक गोला 600 किलोग्राम्स का होता था। मतलब बसिलिका का सिर्फ एक गोला एक छोटी गाड़ी के बराबर होता था। और इस तरह बसिलिका के ये बड़े बड़े गोले सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर लगने लगे। अब तक कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को पिछले 1000 साल से तोपों के गोलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पहली बार बसिलिका के गोलों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को क्रश करना शुरू किया। कहा जाता है बसिलिका की हर फायर पर
मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाती थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि फाइनली मुसलमान ये शहर फतह कर लेंगे। अल्लाहू अकबर! लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मसला था, मुसलमानों में नहीं बल्कि ये मसला बेसिलिका के अपने डिजाइन में था। बेसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि ये 3 घंटों के अंदर सिर्फ एक बार ही चल सके और इस इतनी बड़ी तोप को कंट्रोल करना इतना मुश्किल था कि इससे कभी भी एक टारगेट पर 2 बार फायर नहीं किया जा सकता था। मतलब बेसिलिका हर बार अपनी मर्जी से कहीं भी फायर किया करती थी। मेहमत ने जब गौर से देखा, उसे पता चला कि जब भी बेसिलिका फायर करती है, रोमन्स जल्दी से दीवार के उस हिस्से को दोबारा रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बेसिलिका अगले 3 घंटे तक अब दोबारा फायर नहीं कर सकती और अगर फायर भी कर ले तो ये जगह दोबारा हिट नहीं होगी। ये देखकर मेहमत को बेसिलिका के चीफ इंजीनियर ओरबन पर गुस्सा आया और वो सीधा इस इंजीनियर के पास गया और उसे हुक्म दिया। I want this cannon firing immediately. लेकिन ओरबन ने जवाब दिया, The barrel is cracking. लेकिन मेहमत ने कहा नहीं, अभी इसी वक्त बेसिलिका को चलाओ। बेसिलिका का स्टील हर फायर के बाद इतना गर्म हो जाता था कि हर बार इसे गर्म ऑयल के साथ दोबारा रिपेयर करना होता था और फायर होने के टाइम अगर कोई इसके पास खड़ा होता था, इस तोप के चलने के सिर्फ शॉक वेव हवा की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती थी। लेकिन यहां मसला यह था कि बेसिलिका मेहमत की आखिरी स्ट्रेटेजी और आखिरी उम्मीद थी, वरना इसके बगैर मेहमत के पास और कोई प्लान नहीं था। इसीलिए मेहमत के ही ऑर्डर्स में बेसिलिका को बार बार चलाया जाने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता बेसिलिका का स्टील गर्म होने लगा और बेसिलिका के स्टील में क्रैक्स पड़ने लगे और आखिर दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका। और कहा जाता है बेसिलिका के साथ साथ इसे बनाने वाला इंजीनियर ओरबन भी इसके फटने से फौत हो गया और इस तरह मेहमत की ये चौथी और आखिरी स्ट्रेटेजी भी बुरी तरह फेल हो गई। और दूसरी तरफ पोप की आर्मी भी बिल्कुल कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब पहुंचने वाली थी। अब तक तो मुसलमानों में लड़ने का बहुत जज्बा था, लेकिन यहां से वो शुरू हुआ जो इससे पहले हर उस फौज के साथ हुआ था जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने की गलती की। मायूसी। मेहमत की पूरी फौज में हर तरफ मायूसी फैल गई और उनकी कोई गलती भी नहीं है। आप खुद सोचें, मेहमत ने समंदर से, फिर जमीन से, फिर जमीन के नीचे से और फिर इवन हवाओं से इस शहर को फतह करने की कोशिश की, लेकिन इस शहर ने मेहमत के सामने सरेंडर नहीं किया। इस सब से आखिर हर तरफ मायूसी फैल गई, फौज का सारा मोराल टूट गया। इवन मेहमत का अपना प्राइम मिनिस्टर, जो पहले ही मेहमत को एक बच्चा समझता था, उसे भी यकीन हो गया कि मेहमत भी बिल्कुल पहले बादशाहों की तरह फेल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, वहां रोमन्स भी जश्न मनाने लगे।